नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हमेशा की तरह हमारे साथ आज एक खास शख्सियत। ये सीट हॉट भी है और बीजेपी के लिहाज से सेफेस्ट भी कही जा रही है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री महिपाल ढांडा जी। बहुत बहुत स्वागत है ढांडा साहब जी। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपकी चुनावों को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है और किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है आपको? देखिए, पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है। अच्छी बात यह है कि मेरा परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए पूरी परफेक्ट तैयारी के साथ पानीपत ग्रामीण परिवार मैदान में है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुद्दे क्या है यहाँ के? क्योंकि पिछली 2 देखिए, बार से आप यहाँ से विधायक है, तो मुश्किल भी हो जाता है जब आप 2 बार से विधायक होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का बहुत शोर रहता है। उन तमाम चीज़ों के बीच में मुद्दों को भी भुनाना है और लोगों के बीच में अपनी जगह को बनाए भी रखना है। यहाँ अलग तरह की परिस्थिति है। 2014 में जब हम लोग बने जी, तब एक बात थी कि भाई हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 कांग्रेस ये बोलती थी, मगर शर्म नहीं आती थी उन लोगों को बोलते वक्त। हरियाणा नंबर 1 का मतलब क्या होता है? गंदगी, 3-3 फीट के गड्ढे, चलने के लिए गली नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल के लिए कमरे नहीं, डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी के लिए कोई भवन नहीं। कुछ तो हो, कुछ की बात कर रहा, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं। हरियाणा नंबर 1 था। तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके करनी शुरू की। अगर हम लोग, मेरी विधानसभा में 3-4 तरह के काम के स्टाइल्स हैं। जैसे यहाँ एचएसवीपी हुड्डा का अलग है, हुड्डा के सेक्टर्स अलग, इंडस्ट्री के सेक्टर अलग हैं, गांव का मामला अलग है, कॉलोनीज का मामला अलग है। तो इस करके हर जगह अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लोगों के काम हैं। हुड्डा के सेक्टर्स गड्ढे उसे भरा पड़ा था, एक भी सड़क नहीं थी, सिंगल सड़क नहीं थी। जब तो आबादी भी कम थी मगर सड़क नहीं थी। उन सड़कों को बनाना, प्लस एक अद्भुत चमत्कारिक बात ये हुई कि हुड्डा के सेक्टरों में महिलाओं बड़ी संख्या में आई, आके कहने लगी कि भाई हमारा जो सीवर है वो बैक मार गया, घर में पूरे में बदबू है। मैंने कहा घर में बदबू है? अरे अभी तो सेक्टर इतना बसा भी नहीं है और अब से पहले ये हालत कैसे हो गई है? मैंने कहा कि मैं भेजता हूँ। मैंने उस सफाई करने वाले भेजे, गए, साफ करके आ गए। 3-4 दिन के बाद बारिश आ गई, वो महिला फिर आई, कहा तुमने तो अच्छी सफाई कराई, वो तो उल्टा हमारे घरों में भयंकर बदबू हो गई। का कमाल हो गए। तो मैंने सोचा कि भाई ये कारण क्या है। उनसे पूछा क्या कारण है, क्या पता नहीं सर। मैंने कहा चलो ये पॉइंट कहाँ है इसका जहाँ पर ये सारी गंदगी निकलती है? कोई एसटीपी होगा, कोई टीपी होगा, कुछ तो होगा ना। बोले सर है ही नहीं। मैंने कहा पानी कहाँ जाता है? बोले पता नहीं। अधिकारी बोलते हैं कि पता ही नहीं है। कमाल की बात ये है, मैं गाड़ी उठा के गया, मैं सारा सेक्टर 24, सेक्टर 6, 7, 8, 13, 17, 18 किसी का निकासी का पॉइंट नहीं मिला। ये था हरियाणा नंबर 1। कमाल की बात है। इंडस्ट्री पर मैं आता हूं क्योंकि जब विकास होता है किसी भी क्षेत्र का तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे सोनीपत है तो वहां पर गैंग वॉर की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, गोलियां चल जाती है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो बिजनेसमैन को सिक्योर करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर पानीपत में इंडस्ट्रीज आ रही है तो उनकी सेफ्टी को भी आपको अपने, अगर नेक्स्ट टेन्योर आपको मिलती है तो उसमें सिक्योर करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जब मैं बना तो मुझे 20 दिन हुए थे बने। जी जी। तो मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने बुलाया और बुला के कहा ढांडा साहब एक बार हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आओ। तो मुझे वो उस सड़क से लेके गए जिसमें पानी पानी लबालब, 1 किलोमीटर लंबी सड़क में पानी पानी भरा खड़ा है और बीच में मेरी गाड़ी जाके 3 फुट गहरे पानी में रुक गई, फंस गई। टोचन करके निकाला, अखबार में छपी बड़ी बड़ी। तो ये इंडस्ट्री वालों ने बुलाया ही आपको इसलिए था? यस। और जब टोचन करके निकाला
मैं कहने लगे बोले ये देखो क्या हो रहा है। मैं कहा मुझे बने आज 16वां दिन है, तो ये बताओ ना हरियाणा नंबर 1 कैसा है। बोले सर वो तो सुनते ही नहीं थे, हम लोगों की इंडस्ट्री के ताले लग गए, रियलिटी में ताले लगे हुए थे। ये तोहफा मिला आपको विधायक बनने का। कोई सड़क नहीं थी, गड्ढे थे। इंडस्ट्री के बाहर है हमारे यहाँ पे, वो आते हैं, वो आने बंद हो गए थे। इंडस्ट्री में कोई भी आदमी आता है, पहले वो इंडस्ट्री देखता है, उनको ऑर्डर्स वगैरह देता है, तो सारे नियम्स देखते हैं वो लोग, तब जाके इनको कोई ऑर्डर मिलता है, काम मिलता है। सबकी इंडस्ट्री के सामने कीचड़ है, गंदगी है, कोई ऑफिस में जाता नहीं है। और इन लोगों ने दिल्ली में अपने ऑफिस बना के रखे हुए थे कि कोई भी बाहर आएगा हम लोग यहीं से उसको निपटाएंगे, ऑर्डर लेंगे चले जाएंगे। ये हालात थी इंडस्ट्री के सेक्टरों की। और मैंने 253 करोड़ रुपए लगा के सारी इंडस्ट्री की सड़कों को बना के देना, उनके वहाँ पोल नहीं थे, लाइट के पोल्स की अवेलेबिलिटी करवाना, और तब जाके कहीं इंडस्ट्री के लोगों को सुख की सांस आई, तब जाके वो अपने लोगों को यहाँ बुलाने लगे कि अब आइए, अब हमारे की व्यवस्था ठीक हो गई है। ठीक है सर। ऐसी तरह से हमारी कॉलोनीज थी। अब कॉलोनीज में ये हजारों हजार गलियां बनाना, वैध तो होगी बनाओ, वो बना के फिर इसमें सीवर, क्योंकि नगर निगम में आ गए, तो निगम में जब आया है तो निगम के रूल लागू हों, तो इसलिए इनको सीवर भी चाहिए, पीने के पानी की पाइपलाइन भी चाहिए। अब 280 किलोमीटर लंबी सीवर की लाइन और 256 किलोमीटर लंबी पीने के पानी की पाइपलाइन ये डाल के हमने लोगों को दी है। अभी भी उस पर काम चला हुआ है, हमारा काबड़ी रोड की तरफ है, थोड़ा उसमें काम चल रहा है। काम सारा हमने जो देना था टेंडर लग के उसके जो काम निपटाने तक सारा हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। वो लग रहे बनाने के लिए, धीरे धीरे करके 1 आध महीने तक वो काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं। चलिए, जो आप तमाम बातें कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप धरातल से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, समस्याओं को समझते हैं। अब मैं एंटी इनकम्बेंसी पर आता हूं। 2014 और 2019 के चुनाव मोदी वेव के कारण तमाम विधायक जीते, ये बात हर कोई जानता है, आप भी इससे एग्री करेंगे कि मोदी का मैजिक जरूर था। इस बार उनका मैजिक कितना रहने वाला है? और एंटी इनकम्बेंसी इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि 10 साल के बाद कहीं पर भी ये मुश्किल होती है। हालांकि शुरुआती उद्बोधन में ही मैंने ये जरूर कहा कि ये सीट हॉट भी है और सेफेस्ट भी है बीजेपी के लिए, उसके पीछे का तर्क भी मैं दूंगा। लेकिन इससे आप कैसे निपटने वाले हैं कि 14 और 19 में तो मोदी का सहारा था, मोदी नेम का फेम था, लेकिन ये चुनाव अपने दम पर जीतते हुए नजर आएंगे उम्मीदवार जो भी बीजेपी के लिए जीत दर्ज कर पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इतने लोग मिलते हैं जो शक्ल देखते बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। एक तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मोदी मैजिक नहीं है। मोदी मैजिक अभी भी लोगों के सिर चढ़ के बोलता है। ये बात अलग है कि भाई हम लोग उसको कितना कैश करते हैं, और मैंने उसको पूरा कैश किया हुआ है। मोदी जी का जलवा पूरा है। लोग जब घर में बैठते हैं बात करते हैं ना, वो कहते हैं और कोई बात ही नहीं करते, आपके डेवलपमेंट की कोई आदमी बात नहीं करता। मैं फील्ड में रहता हूँ, एक ही बात आती है, कहीं किसी का 10 फीट का टुकड़ा रह गया होगा ना, वो उसकी बात करेगा, भाई साहब ये मेरे 10-15 फीट का एक टुकड़ा बच गया, इसको निकलवाना इस बार। मैंने कहा ये तो हो ही रहा है, चिंता मत कर। नहीं तो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, एक ही बात करते हैं कि दुनिया में मोदी जी ने जलवा है, ऐसा आदमी नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, ये मोदी मैजिक नहीं तो क्या है? हर आदमी की बात मैं कह रहा हूँ, कोई आदमी और दूसरी बात करते नहीं, 2 बात करते हैं। एक तो ये कि कांग्रेस के लोग कितने गंदे हैं कि जब फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल पे गोलीबारी की, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी, उनको मारा, बोले तब तो ये कांग्रेसियों ने लोकसभा राज्यसभा सिर पे उठा ली थी। आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, उनके धर्म संस्थान जलाए जा रहे हैं, आज ये कांग्रेसी बोलते क्यों नहीं? मैं ये कहता हूँ जब ये आए ना वोट मांगने तो उनसे पूछना क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक है, वही बात है। लेकिन इसे लेकर वो मणिपुर का सवाल उठा देते हैं जब इस तरीके की बातें होती है। एक और बात बोलता हूँ, किसी को भी नहीं पता मणिपुर का। अभी चलो, अगर आपको ये बात ना कहते मिले कि मोदी जी देवता आदमी है और मोदी जी से बड़ी आदमी ना मिल सकता, ना हो सकता,
और मोदी जी की बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है राहुल गांधी ने, और ये इंटरनेशनल लोगों के हाथ में खेल रहा है। आम आदमी कति नु को है ना, अकबिला भाई तो कति अनपढ़ है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो पढ़े लिखों से ज्यादा सियानी बात करता है। जब आप बैठोगे लोगों के बीच में तो वो दूसरी कोई बात करते नहीं। वहां पे जो चौपाल सजती है लोगों की, तो उसमें वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। हम तो सुन के दंग रह गए कि भाई ये लोग देखो कितनी कहां तक की बात करते हैं। दो बातें सर। पहली बात तो ये कि जब आपने कहा कि किन किन मसलों की बात करता है विपक्ष और कहता है कि इन चीज़ों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो मणिपुर के मसले को बहुत ज़्यादा उठाता है। हरियाणा में वो मसला भले ही जीवंत ना हो, लेकिन वो कहता है कि मणिपुर में बहुत कुछ होता रहा, उस पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मोदी मैजिक की जो स्थिति को एक और चीज़ इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर आप कहिएगा। मोदी मैजिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप 4 से 47 पर जाते हैं, 12 गुना सीटें आपकी बढ़ जाती है, तो उसे मैजिक कहा जाता है। फिर आप 40 सीटों पर आते हैं, गठबंधन में सरकार बनाते हैं, तो उस तरीके का ऑरा वापस आ रहा तो मुश्किल है कि क्योंकि अब आपकी 4 सीटें ही नहीं है। अब तो आप 40 पर खेल रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, सब्जी रोटी सब कुछ डाल के रख दोगे, हाथ बढ़ा के खाओगे नहीं तो माँ थोड़ी नहीं नुकोगी। बेटा अपने आप उठ कर चला जाएगा, वाई थोड़ी नहीं आएगी खिलाने के लिए। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, तो कुछ तो तुम खुद भी करना करोगे। तो मोदी जी के नाम पे कमाल है, और वो कमाल मेरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीधा सीधा। मगर आप करोगे कुछ नहीं, और खाली मोदी जी के बिना नाम पे मैं जीत जाऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। अरे लोगों के साथ मोदी जी ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं तू व्यवहारिक मत रहना। मोदी जी ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि भाई तू कोई काम ही मत करना और मैं अपने आप जिता लूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अरे मोदी जी का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, शान से लेते हैं, उनके नाम को फख्र करते हैं, घर में फोटो लगा रखी है। लोग ये कहते हैं कि भाई इस आदमी जैसा आदमी नहीं है, ये देवता है, इसने हिंदुस्तान को बचा दिया, ये मैजिक नहीं है तो क्या है। और उसमें अगर आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट हो, ओके हो, तो फिर देखो तमाशा क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने कहा कि ये सीट सेफेस्ट है, वो इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव में करनाल की सीट बीजेपी के खाते में गई। मनोहर लाल यहाँ से सांसद बने और जाकर अब मिनिस्टर भी है, ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 हज़ार वोटों का शायद मार्जिन था आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि उनकी जीत में जिसका अहम किरदार रहा, इसलिए मैंने इस सीट को सेफेस्ट कहा। तो उन चुनावों का विधानसभा चुनावों पर कितना असर रहता है, और अब की बार आपको क्या लग रहा है कि जीत का मार्जिन आपका कितना रह सकता है? आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। आप कहाँ कमजोर हो आपको पता है, कहाँ आप मजबूत है ये भी आपको पता है। कहाँ लोग आपसे दुखी है, कहाँ लोग आपसे सुखी है ये भी आपको पता है। तिकड़म से कभी चुनाव जीतते जाते हैं, और लोग जीतते होंगे, हमारे तो उसकी बात है नहीं तिकड़मबाजी से चुनाव जीतना। हम और हमारे जितने भी साथी हैं, मेरे जो परिवार है, ये सारा बिल्कुल सीधा है। ये वोट दे रहा है, ये वोट नहीं दे रहा है, ये वोट नहीं दे रहा, भाई तू क्यों नहीं दे रहा है, बस। ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा हरियाणा के उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार बार बार बात करता है। उनकी तरफ से पहला घोषणा पत्र भी आ चुका है जो 7 गारंटियां हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम ओपीएस सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं के लिए जो है वो पैसा दिया जाएगा, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 कर दी जाएगी, उसमें दिव्यांग भी रहेंगे, उसमें विधवाएं भी रहेंगी, बहुत सी बातें उसमें की गई है। लेकिन सवाल ये कि आपके लिए क्या ओपीएस का मसला, क्या पीपीपी का मसला, ये तमाम चीज़ें सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं, ओपीएस खत्म किसने की थी? कांग्रेस ने। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई ये एक बार आसपास के इलाकों का माहौल भी देख लो। हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस लागू करके झूठ बोल के सत्ता प्राप्त कर ली। आज हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आर्थिक संकट, लोग वहां पे हाहाकार मचा रहे हैं, और इतनी बुरी स्थिति उसकी हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, जूते मारेंगे उन लोगों का भी। वो ये मैटर उनका है। हम लोग इस मामले में स्ट्रेटेजिकल अपना काम करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा योजना बना के कर्मचारी भाइयों को, एक्स कर्मचारी को आप सुविधाएं उपलब्ध कराओगे,
उतना ही ज़्यादा वो हमारे समाज के लिए भी लाभकारी होगा और हमें आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एक बार बड़े नेता जो हमारी पार्टी के हैं वो इस पे सारा विचार मंथन करके क्या कहेंगे वो पता लग जाएगा। अगर हमने देनी है तो हम उसका पहले रास्ता निकाल लेंगे कि किसी भी तरह का कोई संकट, आर्थिक संकट ना आए। आप कह रहे हैं कि उतना ही बोलो जितना पचा पाएं, और कुछ बयान मुझे याद आ रहे हैं जो शमशेर गोगी की तरफ से दिए गए। आपके बहुत करीब असंध पड़ता है, वहाँ से उम्मीदवार भी है, और उनकी तरफ से कहा गया कि सत्ता में आए तो अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और साथ ही साथ उनका भी घर भरेंगे जो मदद कर रहे हैं। अब घर भरेंगे से तो मतलब साफ हो जाता है उनके बयान पर। और नीरज शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया कि 1 वोट अगर आप देंगे, 50 वोटें अगर आप देंगे तो एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोटा सिस्टम को ले आएंगे। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें किसी ने भी समाज से या जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता में आते ही अपने घर भरने के लिए। भाई नहीं, एक बात बताओ ना, 35 साल से मैं अपने यही सुधार लेके बोलूंगा, 35 साल से लोग झूठ बोल रहे हम तुम्हारी कॉलोनियों को वैध करेंगे, मंत्री तक बन गए। तो कारण क्या रहा, क्यों नहीं बन पाए? मेरे को अब समझ मारे। निर्दलीय जीत के गए 2 बार जैन साहब, कॉलोनी वैध कराने के नाम पर जीत के गए, यहाँ नोट फेंक दिए, खूब पैसे दिए लोगों को, वहां जाके सौदा कर लिया। निर्दलीय तो होते ही ऐसे हैं, यहाँ पहले खूब बांटेंगे, लोगों को साथ लगाएंगे, फिर वहां जाके अपनी बोली लगा देंगे, हल्के को बेच आएंगे। और बेचते हैं, 2 बार 3 बार पहले भी बिका हमारा हल्का। वहां जाकर नबीला जी 10 करोड़ लग गए, 20 करोड़ बताएंगे, मैं तो तब जीता हूँ, और 20 करोड़ भी दे दो और मंत्री भी बनाओ और फिर मुझे चोरी करने का परमिट भी दे दो। सर, ये पैसे का खेल क्या होता है? कांग्रेस में खेलते हैं ये पैसे का खेल क्या है राजनीति में? क्या ये पैसे के खेल के बिना कुछ भी भाई मुमकिन यही है? कहते हैं तो रुक के मार के बोलते हैं। मर तो इतने लागे, आप देख लो ना, कहने तो लाग रहे ना, अब भाई हम तो अपना घर भरेंगे, वह जनता जनार्दन भाड़ में जाए। ये देखिए, नौकरी लगाएंगे तो सरेआम बोलते हैं सब कांग्रेसी। हुड्डा साहब की स्टेटमेंट थी कि हम लोग ये पोर्टर सब उखाड़ के फेंक देंगे, क्या करोगे? बोला तो पहले वाले पैटर्न पे काम करेंगे। तो पहले वाला पैटर्न क्या था कि अपने वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाएंगे, वो भी पैसे लेके, बीजेपी खूब बात करती है, वो भी पैसे लेके नौकरी लगाएंगे। और जैसे वो पुराने पैटर्न पे अपने वर्करों को नौकरी लगाएंगे तो ये पूरा हरियाणा बावड़ी बूच है। भाई इनके वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए इनकी सरकार बनाएगा। ये हरियाणा प्रदेश उन लोगों की सरकार बनाएगा जहां बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना किसी नेता के पैर पकड़े अगर उनको नौकरी मिलती है और लोकशाही में काम करने का अवसर मिलता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। भले ही लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारा लड़का अपनी मेहनत से लगा, ये भी कहने का, ये कहलाने का, ये सोच भी अगर किसी ने डेवलप की है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने की है। हम भी चाहते तो हमारे भी वर्कर थे, हम भी अपने वर्करों की लिस्ट बनाते, हम भी अपने बच्चों को लगा देते, मगर उससे हम झूठे पड़ जाते। झूठे ये पड़ते कि मोदी जी जैसा देवता जब एक लाइन बोलता है, सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो देखिए ये बात सार्थक नहीं होती। इस बात को सार्थक करना है और सबको साथ लेकर चलना है तो ईमानदारी से आपको ये काम करने पड़ेंगे। विपक्ष तो एक बात लगातार कहता रहा कि इन चुनावों में जब बीजेपी के प्रत्याशी लोगों के यहाँ वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें वहां से भगा दिया जाएगा। क्या इस तरीके की कोई चीज देखने को मिली आपको? कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो एक भी आदमी नहीं मिलता, गाड़ी में से नहीं उतरते, सीधे चले जाते हैं। अब आप हिसाब लगा लो कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है। ठीक है सर, मैं अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लेता हूँ। जातिगत जनगणना की बहुत बात होती है, उसे लेकर बयान दिए जाते हैं, फिर राहुल गांधी पहुँचते हैं अमेरिका और वहाँ जाकर कहते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उससे यू टर्न भी ले लिया, उसे भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये तमाम चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आती है? जातिगत जनगणना के साथ आरक्षण को खत्म करने की बातें। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों से हमें भी पता लगता है कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल, मैंने एक बात आपको शुरू में कही थी कि हमारे यहाँ पे
जो लोग हैं बिल्कुल, जिनको हम ये कहते हैं कि शायद पढ़े लिखे भी कम है, मजदूरी करते हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले आपके इंटरव्यू में बोल रहा था जी कि वो लोग, हम तो शायद गली की नली की बात करेंगे पढ़े लिखे, वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पे बैठ के हुक्के पे चर्चा करते हैं। वहाँ यही बात होती है। अगर इसका ठीक विश्लेषण करना हो तो किसी गरीब के पास जाना और उससे पूछना, वो आपको इंटरनेशनल लेवल की ऐसी बातें बताएगा आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वो बताएगा कहाँ पे क्या काम हो रहा है। इसलिए नीचे तक का भी ये मामला है कि भाई ये जो जाति गणना करके हम लोगों को पाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर जाति गणना और जो आपने कहा आरक्षण, अब ये चीजें आज ही आपको ध्यान में आई है। जाति गणना की जरूरत आपको किस लिए पड़ेगी? और फिर किसी सांसद ने पूछ लिया कि जरा आप अपनी जाति तो बता दो। इनकी पार्टी में तो राहुल जी जैसे पता नहीं कितने लोग मिलेंगे जिनको ये नहीं पता हम है क्या, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं जाति पाति के। देखिए, ये देश अपने सिस्टम से ठीक चल रहा है, ठीक है। आखिरी राउंड और ऑफ जब ठीक चल रहा है तो इसमें ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा आरक्षण खत्म करना, ये अब इनकी मंशा आ गई। 4 दिन पहले तो ये हमें कहते थे कि बीजेपी की सरकार मत बनाओ, ये बन गए तो ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, ये लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके बात करते थे। आप एक बात बताइए, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में जानता कितने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी दादी के खिलाफ एक फैसला सुना दिया। उस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया, इमरजेंसी संविधान के अनुरूप काम नहीं किया, ना कोई मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, कुछ भी नहीं। रात को उठाया, इमरजेंसी लगा दी, सारे लोगों को जेल में डूस दिया। किसके लिए? सत्ता पाने के लिए। अब इन्होंने ये हमें संविधान और लोकतंत्र बताएंगे। खुद राहुल गांधी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी एक ऑडियंस लेके आए थे जी, बड़ी मीडिया के सामने ऐसे पढ़ के फेंक दिया, संविधान पढ़ा था। ये क्या था? ये संविधान पढ़ने वाले लोग हमें संविधान की कॉपी लेके हाथ में दिखा के ये क्या बताते हैं कि भाई हमें संविधान का पता है, दूसरे किसी को पता ही नहीं है। जेब में कॉपी उठा के घूमने वाले आदमी सदा फर्जी होते हैं, ध्यान कर लेना। और इसलिए उन्होंने विदेश में जाके जो बोला, क्या बोलता है ये विदेश में जाके, भाई कौन सी एक बार ढंकी करता है, कह रहा है कि बोला हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है? कभी कहता है कि भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या बचकानी बात कर रहा है? इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हों, इस देश में आग लगे, इसीलिए तो इस तरह की बात कर रहा है। बचकानी बातों से करके नीचे के लोग सारे लग जाते हैं, जैसे हुड्डा साहब भी लग गए। किया क्या उन्होंने? आप लोगों ने पूछा था ना हुड्डा साहब से, इन बातों से आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? देखिए तो आप हुड्डा साहब से जब आप लोगों ने पूछा कि भाई राहुल गांधी जी आरक्षण के बारे में कह रहे हैं खत्म कर देंगे, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने क्या राय दी? उन्होंने कहा ना, राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं, ओबीसी का भी और एससी समाज का दोनों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो वो लोगों में कितना रोष है उसकी जानकारी शायद आपको नहीं पता है। वो रोष इनकी खाट उल्टी करेगा, आप देख लेना 5 तारीख को। ठीक है सर, मैं रीजनल पार्टीज पर आना चाहता हूँ। रीजनल पार्टीज में आईएनएलडी, अभय चौटाला उनके बड़े लीडर, वो लगातार कहते हैं कि हमारे बिना कोई भी पार्टी अब की बार सरकार नहीं बना पाएगी और त्रिशंकु स्थिति यहाँ पर रहेगी और हम सत्ता में होंगे। देखिए भाई, हर आदमी अपना जुगाड़ लगा के सोता है। नींद कैसे लेगा कोई आदमी? नींद कैसे लेगा? कोई न कोई तो अपने दिमाग में, अपने मन में कोई ख्याल घड़ेगा, घड़ के उसको थोड़ा सा शब्दों के जरिए बोल के, तभी तो उसको चैन आएगा ना कि हाँ मेरी बात लोगों में सुनी गई है। इसी तरह की स्थिति बन जाएगी, और बन जाएगी तो मैं थोड़ा राजकाज करूँगा, है ना? तो यही तो है, तभी सो पाते हैं, अदर सोएंगे कैसे? नहीं तो। और जेजेपी की स्थिति कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके साथ ही रहे 4.5 साल तक, उसके बाद राहें अलग अलग हो गई, लेकिन सत्ता पर काबिज रहे वो आपके साथ। अब की बार उनकी स्थिति कैसे देख रहे हैं? 10 विधायक थे पिछली मर्तबा। देखिए, उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, ज्यादा ही कमजोर है।
तो आपको नहीं लग रहा कि वो तीसरी पार्टी के तौर पर भी उभरेंगे? जेजेपी और एनएलडी में से अगर एनालिसिस करना हो तो महिपाल ढांडा किसे ऊपर बताते हैं? ये कोई नहीं, अच्छा, सिर्फ भाजपा है रियली, और कोई नहीं। कितनी सीटें जीत सकती है भाजपा अब की बार? हमने 90 के 90 जीतने का अपना जोर लगाया हुआ है। जनता जनार्दन जितने पे आशीर्वाद देगी उतनी कम। ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया बिल्कुल। Political 90 में से 90 सीटें कैसे जीत सकते हैं सर? जनता के हाथ में होती है, लेकिन हाँ, लेकिन है। लेकिन अरविंद 75 पार का नारा तो केजरीवाल आपने पिछली बार दिया था, इस बार तो कोई नारा भी नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 दे दी थी। इसी चौधरी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी को 90 में से 85 दे दी थी। क्या बड़ी बात है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप तो 100 में से 100 देने की बात कर रहे हैं। हाँ, 100 बटा 100 के हाथ में। हम तो कह ही रहे, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा हम 90 की 90 लड़ रहे, हम 90 के 90 जीतने के लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाके आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देना है। एक कैंडिडेट तो आपका वैसे ही उसका जो पर्चा है वो रद्द हो चुका है। वो भी हमारा ही है। वो हमारा तो है सर, लेकिन वो लड़ ही नहीं रहा ना चुनाव। 89 सीट्स पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं अब, क्योंकि उनका तो नामांकन ही जो है वो रद्द हो गया। गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन दिया था, गोपाल कांडा ने तो कह दिया कि मैंने तो समर्थन मांगा ही नहीं था। कोई बात नहीं, कहने दो। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, और सवाल यही रहेगा कि शो का नाम है राज की बात, तो जनता भी जानना चाहेगी कि महिपाल ढांडा के पास क्या है ऐसी राज की बात जो इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, अपने दर्शकों के लिए, अपने वोटर्स के लिए। यही है राज की बात कि हम अपने दिल में कुछ नहीं रखते। मेरा पर्सनलाइज कुछ नहीं है। सब का सब जैसे अंदर है वैसे बाहर है। ये राज की बात है, और ऐसे मस्ती में जीते हैं। राज पालने वाले लोग मन के काले होते हैं। राज पाल के रखें, वक्त आएगा तब देखेंगे। इससे आदमी में ईर्ष्या और घृणा ही पैदा होती है। किसी का राज अपने अंदर छुपा के बैठे रहोगे, बोझ मरोगे, क्या फायदा है। लोग गालियां देते हैं, सुन लेते हैं, फिर ये कहते हैं आने दे वक्त तब देखूंगा, और फिर जब उसकी हेकड़ी निकालते हैं ना, तब ये नेता कई बार मैं सुनता हूँ, चाहे आम आदमी तब भी सुनता हूँ, बोला मैं ये राज है ना, इसने मेरे को ये बोला था, ये राज मैं अपने अंदर ना 20 साल तक दबाए बैठा था, ये फंसायु ये रगड़ दिया। अब 20 साल तू काहे को बोझ मर रहा है किसी की गाली से, किसी की बात से। देखो भाई, हम बिल्कुल बोझ नहीं मरते। मुझे कोई गाली देता मैं लेता ही नहीं उसकी, तो अपनी को अपने सिर पे धर के नाच, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों बोझ मरूंगा। तू मुझे गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, दे रहा तू ही रख, हमें नहीं चाहिए तेरी गाली। हम तो सीधे मस्त मोले आदमी है, हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह के राज रूज अपने अंदर पाल के रखने की। काहे को बोझ मरना। सेवा करने के लिए मेरे परिवार ने मुझे राजनीति में भेजा है। मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। मुझे मेरा परिवार जो बोलेगा मैं वो करूँगा। चलिए महिपाल ढांडा जी, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, और सूर्य समाचार के दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये आपने सुना महिपाल ढांडा को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदर्शन अब की बार अभूतपूर्व होगा और तमाम सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी। ये बात गले उतरना आसान तो नहीं है, लेकिन महिपाल ढांडा कम से कम ये दावा जरूर कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। सूर्य समाचार के सभी दर्शक लगातार बने रहें, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।